you like an old baby.
अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। अलाउ करें मुझे। हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? अच्छा सर, ये जो मेरी स्क्रीन है ना, ये शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, हो गई। हेलो। ठीक है, वॉइस क्लियर है और स्क्रीन का फीडबैक दें मुझे। जी क्लियर है। चलें ठीक है, 5 मिनट बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अभी एक दो स्टूडेंट हैं जो रह गए हैं कनेक्ट होने के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो भी आ जाएं तो हम स्टार्ट कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, बाकी हम इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान का क्वेश्चन है कि सर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, मेरे ख्याल से सुलेमान ने पूछा है कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फ़र्क बता दें। तो सुलेमान, कल भी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर है जिसको कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर होता है कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर उसे लिस्ट में नाम इंक्लूड करवाना पड़ता है अपना, जो एससीसीपी ने लिस्ट मेंटेन की हुई है। तो उस लिस्ट में से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे एक ओथ लेते हैं कि आपका ना तो हमारी कंपनी में और ना किसी एसोसिएटेड कंपनी में आपका कोई रिलेशन है, वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होता, ठीक है। ये कंपनी का मेंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमने पढ़ा था कि इसके पास जो है बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं होती। बेनिफिशियल ओनरशिप स्टार्ट होती है 10% से, ठीक है। तो ये दोनों का फ़र्क है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्टरशिप एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ये हमारा टॉपिक है। कल की स्लाइड पे मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो पहले डायरेक्टर हैं, पहला जो डायरेक्टर होगा उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। वो डायरेक्टर जो होते हैं मेमोरेंडम, ये एससीसीपी की रिक्वायरमेंट होती है कि जब एक कंपनी ने इनकॉर्पोरेट होना है तो एससीसीपी को, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक पहली एजीएम नहीं होती तब तक कौन डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो देयर आफ्टर जो है हमने डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। लेकिन जब डायरेक्टर हमने अपॉइंट करना है तो हमने लाजमी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, और जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखना है उनको, उनके ऊपर भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लागू होते हैं। तो जी, ये वाले पर्सन जो है कभी भी किसी कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। हालांकि ये कंपनी के मेंबर होंगे तो ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। A person shall not be eligible to be appointed as a director of the company. आवाज नहीं आ रही। वॉइस का फीडबैक देना जरा बच्चों। आवाज क्लियर है? हेलो, क्लियर है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ठीक है। ये वॉइस वाले मैसेज जो है ना अपने डिलीट कर दें ताकि ओरिजिनल मैसेज मेरे पास रहें, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टन पर्सन टू बिकम अ डायरेक्टर, ये वाले लोग डायरेक्टर कंपनी के अपॉइंट नहीं होंगे। A person shall not be eligible for the appointment as director of the company if he is a minor. माइनर जो है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता। उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का पर्सन जो है वो भी
डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा कंपनी का। हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, उसने अप्लाई किया है कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए, दिवालिया कर दिया जाए, एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अभी उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फैसला नहीं आया। या कोई ऐसा इंसॉल्वेंट बंदा जो अभी अनडिस्चार्ज्ड है, जब एक पर्सन इंसॉल्वेंट उसका फैसला आता है तो कोर्ट कोई मुद्दत लगा देता है कि इस मुद्दत तक ये पर्सन कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता, तो उसको कहते हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्प्टिट्यूड, उस कोर्ट ने उसको सजा दी है कोई गैर इखलाकी हरकत के ऊपर, तो वो पर्सन भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कहता है फिर वो पर्सन भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जो अच्छा भला पर्सन है, लेकिन कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन ने उसको मना कर दिया है कि इसको डायरेक्टर ना लगाना। has been debarred from holding such office is lack of fiduciary behavior। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर के ऊपर fiduciary behavior होता है, और वो behavior हम ऐसा fiduciary behavior, fiduciary trust ऐसा trust होता है कि ऐसे person के ऊपर trust करते हैं जिसको आप कह देते हैं कि ये एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। तो लॉ कहता है अगर कोर्ट ने किसी डायरेक्टर के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा आ गया कि उसके पास फिडोशरी बिहेवियर लैकिंग है, कि वो फिडोशरी बिहेवियर जो है वो लैक कर रहा है, तो इन दैट केस वो पर्सन भी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। और फिडोशरी बिहेवियर के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन नंबर 212 में मौजूद है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 years, तो जब इसके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा तो 5 सालों तक ये किसी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। डज नॉट होल्ड एनटीएन, अगर एनटीएन नहीं रखता तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, प्रोवाइडेड दैट द कमीशन में ग्रांट एग्जम्पशन। कहता है एनटीएन की प्रोविजन अभी पक्की नहीं कि कमीशन जो है सर्टन केसेस में अगर आप उसको अप्लाई करें तो रिलैक्स कर सकता है, अगर तुम्हारे पास एनटीएन नहीं है तुम डायरेक्टर बन जाओ। इज नॉट अ मेंबर, लाजमी है कि जो भी डायरेक्टर है कंपनी का मेंबर होना चाहिए इस प्रोविजन के मुताबिक, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एग्जम्पशन हमने पढ़नी है, और हमारे पेपर में भी आता है कि यार तुमने तो पढ़ा है सेक्शन नंबर 153 में कि जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें नॉन मेंबर भी कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है, याद रखना अभी हमने इसको पढ़ना है। तो जो कंपनी का मेंबर नहीं है वो उसका डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन इसके ऊपर एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। has been declared by the court of competent jurisdiction as defaulter in repayment of loan, अगर उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई पेमेंट अदा नहीं की, डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो वो पर्सन भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज, वो पर्सन ब्रोकरेज के बिजनेस में इंगेज है जैसा कि सिक्योरिटीज एक्ट में बताया गया है, और यहाँ वो फ्यूचर मार्केट एक्ट में जैसा कि बताया गया है उसमें इंगेज है, ऐसे किसी बिजनेस में इंगेज है, या वो खुद इंगेज है या उसकी स्पोज इंगेज है, स्पॉन्सर है, वो डायरेक्टर है या ऑफिसर है सच ब्रोकरेज हाउस का, तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दैट जे एंड के, ये दोनों प्रोविजंस, provided that J and K shall not applicable shall applicable sorry provided that J and K shall only applicable in case of listed companies। जो J एंड K की प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन किसी ब्रोकरेज हाउस का डायरेक्टर है या ब्रोकरेज हाउस का उसका कोई बिजनेस है, तो वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कहता है ये वाली जो प्रोविजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में हम देखेंगे। लिस्टेड कंपनी के अलावा अगर कोई कंपनी है तो उसका वो डायरेक्टर बन सकता है। क्लास एच शैल नॉट एप्लीकेबल ऑन अ फॉरेन नेशनल, क्लास एच कहती है कि जिसके पास एनटीएन ना हुआ तो वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन क्लास एच कहती है जी जिसके जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिनको
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपको एनटीएन की जरूरत नहीं है, तो क्लास एच उन पे भी अप्लाई नहीं होती। तो सर ये था इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जब भी आपने किसी डायरेक्टर को रखना है ना, तो 153 की पहले लिस्ट देख लेनी है कि इसमें कहीं वो फाल तो नहीं कर रहा। अगर वो इसमें कहीं फाल कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सजा है इन एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक करप्ट टू एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर एक बैंक करप्ट बंदा है वो डायरेक्टर बन जाता है तो क्या होगा? इफ एनी पर्सन बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट एक्ट्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, he shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years and to a fine 100,000 rupees or both। ठीक है, ये याद रखना है, इसका एमसीक्यू बना लो कि अगर एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जिसको मना किया गया था सेक्शन नंबर 153 में, वो फिर भी किसी नॉमिनेशन के थ्रू डायरेक्टर बन जाता है तो उसको सजा होगी 2 साल की और उसके ऊपर फाइन होगा। फिर ये देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि यार नॉन मेंबर जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नॉन मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। और ये जब हमारा थ्योरी का पेपर होता था ना, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन तो लाजमी 1-2 बार पूछ लिया जाता। आप इसको नोट कर लो, हो सकता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ ले कि यार तुमने तो पढ़ा है सेक्शन नंबर 153 में कि नॉन मेंबर जो है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, तो मुझे वो सर्कमस्टांसेस बताओ जिसमें एक नॉन मेंबर जो कंपनी का मेंबर ही नहीं हुआ तो फिर भी वो कंपनी के डायरेक्टरशिप में उसका नाम सेलेक्ट हो जाता है और वो डायरेक्टर बन जाता है। तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? तो सर हमने उनको ये बताना है कि नॉन मेंबर कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Under the following circumstances, a non-member can be a director of the company where person representing a member which is not a natural person। कहता है जहां पे एक पर्सन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यार यहाँ पे एक कंपनी की एग्जांपल है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेट्स सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो हमने पढ़ा है ना डायरेक्टर जितने भी होंगे वो नेचुरल पर्सन होंगे, तो आर्टिफिशियल पर्सन किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो कहता है इन दैट केस उस कंपनी का इख्तियार है किसी भी पर्सन को नॉमिनेट करवा के डायरेक्टर बनवा देती है। इन दैट केस वो पर्सन ना तो कंपनी का मेंबर होता है, लेकिन दूसरी कंपनी उसको मेंबर का स्टेटस दे के डायरेक्टर बनवा देती है। फिर आपने अभी पढ़ा था होल टाइम डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है। कल मैंने डिटेल में बताया था कि यार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। होल टाइम डायरेक्टर जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है लेकिन फिर भी आप उसको अपने बोर्ड में बिठा लेते हो, तो होल टाइम डायरेक्टर भी कंपनी का मेंबर नहीं होता बाज दफा, तो उसको भी आप अपने बोर्ड में बिठा लेते हो, वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है। जैसे डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर प्रोडक्शन, कल एग्जांपल दे दी। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसा होता है, ये भी एम्प्लॉय होता है कंपनी का। इसके ऊपर डिटेल में प्रोविजंस आगे पढ़नी है। लॉ ने आगे जाके बता देना है कि जब डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं वो एक पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे जो कि कंपनी का एम्प्लॉय होगा। याद रखो कंपनी में हाईएस्ट रैंक ऑफ एम्प्लॉय क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का नौकर होता है। ठीक है, ये याद रखनी है बात। और आगे जाके हम और भी पढ़ेंगे कि कंपनी एक्ट ने कह देना है चीफ एग्जीक्यूटिव हालांकि कंपनी का नौकर है, लेकिन इसके ऊपर वो सारा क्राइटेरिया अप्लाई होता है जो डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है। तो अभी ये बात की बात है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी जो होता है बाज दफा कहते हैं जी कंपनी का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उसको अपॉइंट करके बोर्ड में बिठा लेते हैं। उसके बाद अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर आर स्पेशल इंटरेस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। बाज दफा होता है यार कि कंपनीज जो होती हैं ना बैंक से हैवी लोन ले लेती हैं, तो इन दैट केस जो हैवी लोन देता है ना कंपनी को, वो कहता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है हमें कुछ नहीं पता। तो इन दैट केस हमारा एक पर्सन है, उसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना बिठाओ, उसको अपना डायरेक्टर अपॉइंट करो, उसको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग में बिठाओ।
तो इन दैट केस पर्सन रिप्रेजेंटिंग टू अ क्रेडिटर, कि जो जिन लोगों ने कर्जा दिया हुआ है कंपनी को, बाज दफा वो कह देते हैं कि अपने पैनल में हमारा जो पर्सन है उसको भी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी आप बिठाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा पैसा जो है वो अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहा है और हमें इंश्योर्ड हो हम कि ये पैसा हमें वापस भी मिलेगा। तो इन दैट केस नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर आपके ऊपर सेक्शन 153 कहीं भी अप्लाई हो रहा है और आप फिर भी डायरेक्टर बन जाते हैं, if a person who is not qualified to be a director or chief executive, or who has otherwise vacated the office of director or chief executive, describe or represents himself or act as director or chief executive, or allows or cause himself to be described as such, shall be punishable with the penalty level of 1 on standard scale. उसने कहा कि अगर कोई पर्सन जिसके ऊपर 153 अप्लाई हो रहा था वो खुद किसी को बताए या खुद रिप्रेजेंट करवाए या किसी को इन्फोर्स करे कि मुझे बताओ कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो सेक्शन 17 कहता है, 75 कहता है ऐसे पर्सन के ऊपर पेनल्टी लेवल 1 का अप्लाई होता है। तो भाई डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले हमने हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद हमने देखना है कि अगर इनमें से कोई पर्सन है तो उसके ऊपर ये फाइन लगना है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो हमने पढ़ा था नॉन मेंबर, तो नॉन मेंबर भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है इन 4 सर्कमस्टांसेस, तो वो भी हमने पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर सब्सीक्वेंट डायरेक्टर, याद रखें जो पहला डायरेक्टर होगा उसे फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। ऐसा डायरेक्टर जिसका नाम लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जब कंपनी बनने लगी थी ना बच्चों, तो उस वक्त जब लोगों ने नाम लिख दिया फलां 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 हमारे डायरेक्टर होंगे, उनको कहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। उनके आने के बाद, उनके चले जाने के बाद जितने भी डायरेक्टर आगे आएंगे कंपनी के, उनका स्टेटस रहता है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का। हमने क्यों सब्सिक्वेंट डायरेक्टर रखने हैं, क्या उन्हीं डायरेक्टर के साथ काम नहीं चल सकता? तो ये हमने पढ़ना है कि डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट करना है बाद में और उनका तरीकेकार क्या है। ठीक है, तरीकाकार जो है वो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। कल एक क्वेश्चन था सर हमारा, ये अब एग्जाम जो है बड़ा ही आसान हो गया है, हम सिर्फ लेक्चर सुने और एमसीक्यू बना लें और चले जाएं एग्जाम दे लें। तो भाई एग्जाम की हद तक तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने किसी, कल मैंने भी बताया था, तुमने किसी अदारे को रिप्रेजेंट करना है, इस अदारे की फेम है। ठीक है, आप क्वालिफाइड मेंबर बनोगे। तो हालात ऐसे हैं कि आपका पेपर ये है, लेकिन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस को देखते रहना, सुनते रहना, कल कहीं तुम्हारे ये काम इंशाल्लाह आ जाएगी। रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, क्यों हमने डायरेक्टर को पहले वाले डायरेक्टर को रिटायर करना है और बाद वाले डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करना है। एससीसीपी ने कहा है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स हु कंटिन्यू परफॉर्मिंग देयर फंक्शन शैल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू होल्ड द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। कहता है जो डायरेक्टर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो जल्दी से जो भी स्टेप्स लेने हैं स्टेप्स लें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए। In case any impediment, report such circumstances to the registrar within 45 days before the due date of meeting in which the director is to be held, in which the election of director is to be held. कंपनी एक्ट ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर और डायरेक्टर हैं वो सारे इकदामात पूरे करें डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, उनके इलेक्शन के लिए। अगर इन्हें कोई डिफिकल्टी आ रही है ना, तो जल्दी से वो सर्कमस्टांसेस किसको बताएं, रजिस्ट्रार को बताएं, विदिन 45 डेज बिफोर द मीटिंग। जिस मीटिंग में डायरेक्टर का इलेक्शन होना है ना, उससे पहले 45 डेज के अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, जो भी रुकावट है इलेक्शन में, वो जल्दी से रजिस्ट्रार को बताएं। The holding of general meeting shall not be delayed more than 90 days from the due date of the meeting. फिर अगर इनको कोई मुश्किलात आ रही हैं इलेक्शन होल्ड करने में, तो टाइम लिमिट बता दी कि जिस दिन मीटिंग होनी थी, जिस दिन इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन को तुम 90 डेज जो है ना, 90
90 डेज तक डिले कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। आर सच एक्सटेंडिंग टाइम एज मे बी अलाउड बाय द रजिस्ट्रार, और या थोड़ा सा वो एक्सटेंडेड टाइम जो कि रजिस्ट्रार अलाउ कर दे। For reason to be recorded only in case of exceptional circumstances beyond the control of directors। तो भाई ये एक जनरल सा एक जो है अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों हमने इलेक्शन करना है, क्योंकि कंपनी एक्ट ने हमें कह दिया कि भाई तुम पे लाजम है कि तुमने एक इलेक्शन करना है। अगर तुम्हें कोई रुकावट आ रही है तो जल्दी से सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट करो रजिस्ट्रार को। डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन का डायरेक्टर का जो इलेक्शन है वो 90 डेज से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जिस दिन ड्यू डेट फाल बनती है, ड्यू डेट बनती है, अभी आगे हमने जाके पढ़ना है कि ड्यू डेट फॉर इलेक्शन क्या है। उससे 90 डेज से एक्सीडिंग जो है डिले नहीं कर सकते। अगर जाना है एक्सीड तो रजिस्ट्रार को रीजन रिकॉर्ड करवाओ। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस हैं। द रजिस्ट्रार में ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, फिर रजिस्ट्रार की पावर हल्की सी बताई गई है कि जी अगर ये सारा पीरियड जो है एक्सपायर हो जाए और इलेक्शन नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रार खुद जो है एक इलेक्शन करवा लेगा ऑन इट्स ऑन मोशन या किसी की एप्लीकेशन पे। तो हमें पता है एप्लीकेशन कितनी की जानी चाहिए बेनिफिशियल ओनरशिप की, not less than 1/10 total voting power in the company having share capital, or not less than 1/10 of the total member in any company having share capital direct the company to hold the annual general meeting or extraordinary meeting for the election of directors। तो इस वाली प्रोविजन में बताया कि जो रजिस्ट्रार है उसके पास यार पावर है कि वो खुद जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी ने इलेक्शन नहीं करवाया डायरेक्टर का, खुद या किसी की एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन जानी चाहिए 1/10 पावर वाली की, कंपनी को कहेगा जल्दी से एनुअल जनरल मीटिंग करो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करो, जो भी मीटिंग करनी है करो, और उसमें डायरेक्टर का इलेक्शन कंडक्ट करवाओ। ये एक जनरल सी प्रोविजन थी जो मैंने आपको पढ़ाई। इसके बाद प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का प्रोसीजर क्या होता है? ये सेक्रेटेरियल जो है प्रैक्टिस, इसके हवाले से ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो रिटन एग्जाम हुआ था ना, उसमें कई बार इसका कुछ ना कुछ छोटा सा पोर्शन पूछ लिया जाता है, सिनेरियो बेस बना के पूछ लेते हैं या इसका नोटिस पूछ लेते हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 159। प्रोसीजर क्या होंगे बिफोर इलेक्शन, ये सेक्शन नंबर 159 बच्चों बहुत लेंथ में सेक्शन है, उसको मैंने ब्रेक किया है फिर आपको समझाने के लिए कि सेक्शन नंबर 159 में बिफोर द इलेक्शन कौन सी बातें आएंगी। अब देखो, एक डायरेक्टर्स हैं, उनका इलेक्शन होने जा रहा है, आप कंपनी के सेक्रेटरी हैं, आपने क्या क्या करना है? ठीक है, लॉ ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है कि यार तुम कंपनी के या तो सेक्रेटरी बनोगे या डायरेक्टर बनोगे, तुम्हें इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए। बिफोर द इलेक्शन क्या होगा, सुनो। प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 159। बिफोर इलेक्शन, existing director of the company shall fix the number of director to be elected in the general meeting। जो existing director होंगे ना कंपनी के, वो नंबर फिक्स करेंगे कि कितने डायरेक्टर होने चाहिए जो कि आने वाली मीटिंग में हमने उनका इलेक्शन करवाना है। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जिनका नाम, लेट्स सपोज अगर वो पहले डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है, तो वो एक आपस में बोर्ड मीटिंग करेंगे, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि आने वाली जो जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, एजीएम है या एजीएम नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग एक रखी है, आने वाली मीटिंग में कितने डायरेक्टर्स हमने इलेक्ट करने हैं, कितनों का इलेक्शन करवाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर्स। Existing directors of the company shall fix the number of directors to be elected in the general meeting।
not later than 35 days before convening of the such meeting। हमने प्रॉपरली कन्वीनिंग का मतलब पढ़ लिया था ना। तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स क्या करेंगे यार, आपस में बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि आने वाली जो मीटिंग होनी है शेयर होल्डर्स की, जो अभी होने वाली है 35 दिन पहले, वो डिसाइड करेंगे और सेक्रेटरी को बता देंगे कि भाई हमने इतने डायरेक्टर्स आने वाली मीटिंग में इलेक्ट करने हैं। फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सो फिक्स्ड, अगर इन्होंने कोई नंबर फिक्स कर लिया और कम्युनिकेट कर लिया, शैल नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर ऊपर वाली प्रोविजन में बताया कि डायरेक्टर्स जो होंगे ना, वो आने वाली जो मीटिंग है जिसमें इलेक्शन करना है, उसमें वो बताएंगे कि जी मीटिंग एक होने जा रही है जिसमें हम चाहते हैं कि 7 डायरेक्टर अपॉइंट हो। 7 का नंबर उन्होंने फिक्स कर दिया। फिर ये नोटिस बन गया, सर्कुलेट हो गया, उसके बाद डायरेक्टर की पार खत्म हो जाती है नंबर फिक्स करने की। अगर नंबर को कम करना है या ज्यादा करना है तो कौन करेगा, जनरल मीटिंग ही करेगी, इसकी अप्रूवल चाहिए। फिर उसके बाद द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द डायरेक्टर आर प्रपोज टू बी इलेक्टेड शेल अमंग द अदर मैटर्स एक्सप्रेसली स्टेट। कहता जो भी फिर सेक्रेटरी ने नोटिस बनाना है ना, सुन लो कि वो बताए सारी बातें, लेकिन ये वाली बातें लाजमी बताए, इनके बगैर नोटिस नहीं भेजना। नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच डायरेक्टर आर प्रपोज टू बी इलेक्टेड, ऐसा नोटिस ऑफ मीटिंग जिसमें डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करना है, हमने डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है, वो सारी बातें तो बताए, लेकिन ये वाली बातें लाजमी बताए कि कितने डायरेक्टर्स जो हैं फिक्स किए हैं, कितना नंबर फिक्स किया है। सेक्रेटरी जब नोटिस बनाएगा उसमें लिखेगा कि डायरेक्टर्स ने सेक्शन नंबर 159 के मुताबिक कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किए हैं कि हमने इनका इलेक्शन करवाना है। और ये भी बताएगा कि जो पर्सन है और कौन से पर्सन है जो कि डायरेक्टर्स थे अब रिटायर होने जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 159 बिफोर इलेक्शन प्रोसीजर, इतना सा इन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे वो अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें नंबर फिक्स कर लेंगे कि आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमने कितने मेंबर्स, कितने डायरेक्टर्स जो हैं उनका इलेक्शन करवाना है, कितने नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो है वो नंबर लेके नोटिस बनाता है, और उस नोटिस में याद रखो लॉ ने बता दिया कि ये 2 बातें लाजमी लिखना, तुमने सारी बातें तो लिखनी है, ये 2 बातें लाजमी लिखना कि कितने डायरेक्टर हमने सिलेक्ट करने हैं और नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर क्या है। ठीक है, ये बिफोर इलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद ये नोटिस बनता है, नोट कर लो, पाकिस्तान में ना ये लैंग्वेज चलती है ऑलमोस्ट सारी की सारी। ऊपर वाला नोटिस तो मैंने आपको बनाना यार बच्चों सिखा दिया था कि नोटिस बनता कैसे है। नोटिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, ये मैंने आपको सिखा दिया था। नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग, जैसी मीटिंग हुई उसकी हेडिंग आ जाती है। नीचे देखो वही वर्डिंग यूज हो रही है जो मैंने आपको पहले दिन सिखाई थी जब हमने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की थी कि नोटिस एक कैसे बनाना है। जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है ना तो नोटिस कैसे बुलाना, तो ये देखो वो सारी वर्डिंग वही है, लेकिन एड्रेस डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, जगह जो है उनका बिजनेस जो है वो डिफरेंट है। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, उन्होंने बताया कि कंपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रही है जो कि हेल्ड होगी इस दिन, इस वक्त और इस टाइम पे, और वो मीटिंग होगी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जो कि वाकया है उसका एड्रेस बता दिया। टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, इस मीटिंग में ये वाले बिजनेस डिस्कस किए जाएंगे। वो कौन कौन से बिजनेस होंगे, पहला कि जो एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी, जब भी एक मीटिंग करवाई जाती है पिछली मीटिंग के मिनट्स जो होते हैं वो कंफर्म करवाने होते हैं। तो पहला उन्होंने कहा जी जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आपने कंफर्म करने हैं। दूसरा, अब यहां से आपकी कहानी शुरू हो गई है
टू इलेक्ट 9 डायरेक्टर्स। देखो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ना नंबर 9 फिक्स कर दिया कि हमने ना शेयर होल्डर, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर है ना, इनको बता दो कि आप मीटिंग में आ जाओ। मीटिंग क्यों बुलाई गई है? कि 9 डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, 9 डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, इस मीटिंग में आ जाओ। अगर तुमने डायरेक्टर बनना है तो साथ अपनी जो है नॉमिनेशन वो भी भेज देना। टू इलेक्ट द 9 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज फिक्स्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, pursuant to the provisions of the section 159 of the Companies Act 2017। भाई सेक्रेटरी लिखेगा कि आपने मीटिंग में आना है। एजेंडा क्या है? डायरेक्टर का इलेक्शन ऑर्डिनरी बिजनेस है, याद है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस है। उसने कहा 9 डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं और ये नंबर किसने फिक्स किया है? कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है कि ये नंबर जो है ना फिक्स किए हैं बोर्ड ने, और बोर्ड ने अपनी मर्जी से सेलेक्ट नहीं किए यार, बोर्ड को ना पावर दी थी परवीन ऑफ द सेक्शन नंबर 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ने। कंपनी सेक्रेटरी नोटिस में लिखेगा कि यार ये जो पावर है ना डायरेक्टर की, जो इन्होंने नंबर फिक्स किए हैं, ये कंपनी एक्ट ने दी थी, फिर इसलिए इन्होंने ये नंबर सेलेक्ट किए, अपनी तरफ से नहीं सेलेक्ट कर लिए। और जो डायरेक्टर आने वाले हैं और जिनका इलेक्शन होने वाला है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 3 years कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ, लिख दिया यहाँ पे कि इस डेट से ऑनवर्ड जो भी डायरेक्टर सेलेक्ट होगा ना वो 3 साल के लिए सिलेक्ट होगा। 3 साल की टर्म है लॉ में कि हर डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है, सिलेक्ट होता है, वो 3 साल के लिए कंपनी के लिए होता है। तो फिर देखो वही बात है ना, ये देखो ये परवीन की तरफ मैं लेके जाता हूँ। इस परवीन ने कहा था कि जब भी तुमने इलेक्शन करवाना है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर नंबर फिक्स करेंगे। सेक्शन 159 में उन्होंने नंबर फिक्स कर दिया, सेक्रेटरी ने बता दिया। फिर उसने कहा था दूसरी बातें तो तुमने नोटिस में बतानी है, लेकिन ये वाली बात तुमने लाजमी बतानी है कि पहले डायरेक्टर कौन रह चुके हैं, ठीक है, और कितने नंबर फिक्स किए हैं। कितने नंबर फिक्स किए हैं वो सेक्रेटरी ने बता दिया। अब सेक्रेटरी कहानी बताने लगा है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो ये हैं। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। ये वाले डायरेक्टर्स थे जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों लिखा नोटिस में? क्योंकि सेक्शन नंबर 159 ने कहा था कि जो कुछ मर्जी लिखो नोटिस में, लेकिन ये बातें लाजमी लिखना कि ये पहले 9 डायरेक्टर थे जो कि अब रिटायर हो गए हैं, ठीक है। और ये रिटायर कब होंगे? ऑन द कंक्लूजन ऑफ ये वाली मीटिंग जिसमें इलेक्शन होगा। रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। उन्होंने कहा रिटायरिंग डायरेक्टर का भी हक है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएं। फिर तीसरा, टू ट्रांजैक्ट एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ चेयर। जब भी एक नोटिस बनता है, ये दुआया कलमात हमने लिखने होते हैं कि अगर कोई इसके अलावा हमने बिजनेस कोई डील करना है ना तो चेयरमैन की अप्रूवल लेनी है। नोटिस बन गया इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हमारी कंप्लीट हुई, तो इसके बाद सेक्रेटरी लिखेगा ये काम मैंने खुद नहीं किया, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, मुझे बोर्ड ने हुक्म दिया था, ये मेरा नाम है, ये तारीख है और ये मेरे साइन है। नोटिस बनने के बाद नोट्स में वो सारी बातें बताई जाती हैं कि इलेक्शन का तरीकेकार क्या है। अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो उसका तरीकेकार क्या है। पहले हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ की परवीएंस, फिर नोटिस की तरफ आएंगे, ठीक है। नोटिस बन गया, फिर नोटिस में कुछ और बातें भी लिखनी होती हैं। नोटिस बिल्कुल बच्चों ऐसा ही बनेगा, चाहे किसी भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी का देख लो, प्राइवेट कंपनी का देख लो, पब्लिक कंपनी का देख लो, किसी भी कंपनी की साइट आप ओपन करें, उसकी साइट पे नोटिस पड़े हुए हैं कि डायरेक्टर का इलेक्शन होने जा रहा है, उन्होंने नोटिस कौन सा बना के रखा है, तो देखना ऑलमोस्ट सेम है। नोट्स में क्या लिखेंगे? फिर नोट्स में वो लिखेंगे एनी मेंबर वेदर ही इज रिटायरिंग आर अदरवाइज। उन्होंने कहा कोई भी मेंबर जिनको ये नोटिस जा रहा है, वेदर ही इज रिटायरिंग
या तो वो पहले से डायरेक्टर था, अब वो रिटायर हो गया है, वेदर ही इज रिटायरिंग आर अदरवाइज, हु सीक्स टू constant contest an election to the office of director shall file with the company a notice of his intention to offer himself for the election as director। कहता है कोई भी मेंबर, चाहे वो डायरेक्टर था, पहला डायरेक्टर था, अब वो रिटायर हो चुका है, या वो कोई और था, जो चाहता है कि मैं इस इलेक्शन में कंटेस्ट करूं, तो ऐसे डायरेक्टर को चाहिए वो जल्दी से इस नोटिस के मिलते ही 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को अपनी इंटेंशन बता दे। ठीक है, नोटिस सेक्रेटरी बनाएगा, 21 दिन पहले सबको सर्कुलेट कर देगा। 21 दिन में जब मीटिंग होने वाली होगी तो 14 दिन पहले पहले जिन जिन बंदों को नोटिस मिलेगा वो एक इंटेंशन फॉर्म साथ लगेगा नोटिस के, उसको फिल करके जल्दी से कंपनी के पास भेज देंगे, और ये फॉर्म आना चाहिए 14 दिन पहले। Any such person may at any time before holding of election withdraw such notice। वो बाद में कह दिया गया कि अगर किसी पर्सन को फील हो कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो वो अपना नोटिस विड्रॉ करवा सकता है बिफोर मीटिंग। All notices received by the company, तमाम के तमाम नोटिस जो रिसीव होंगे ना कंपनी को, वो कंपनी फिर क्या करेगी, shall be transmitted to the members not less than 7 days before the date of meeting। पहला स्टेप याद करो, पहले डायरेक्टर्स ने नंबर फिक्स किए, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या, सेक्रेटरी ने नोटिस बनाया, सारी बातें लिखी और डिस्पैच कर दिया। नोटिस कैसा बनाया, नोटिस ऐसा बनाया, ये नोटिस बनाया, ये सारा नोटिस बनाया, और नोटिस बनाने के बाद ना इसके नोट्स में लिखा वही बातें लिखी जो कि एक्ट में लिखी हुई हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, उसको चाहिए कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ सेड मीटिंग क्या करे, अपनी इंटेंशन भेज दे। ठीक है, और कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, कि मैं कंसेंट, मेरी ये मर्जी है, मेरी ये कंसेंट है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, वो फॉर्म अटैच है, फॉर्म 28 अटैच है, उसको ड्यूली कंप्लीट करो, साइन करो और भेज दो। ठीक है, ये सारी बातें फिर अदर हैं। नोट्स में हर कंपनी जो है अपनी मर्जी से अपनी बातें लिखती है, लेकिन उनका मतलब सेम होता है। जैसे कि ये लिस्टेड कंपनी है तो ये उसने आगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी बातें लिखी कि डायरेक्टर को कैसे कैसे हमने रखना है। ठीक है, तो अभी आप ये नहीं पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने आपको पढ़ाना है। फिर उसने कहा कि आप कॉपी ऑफ वैलेट, CNIC, पासपोर्ट और NTN जो है वो भी भेजेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये है, नोटिस बन के चला गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, हर वो पर्सन, हर वो मेंबर जो कि चाहता है कि वो डायरेक्टर बने, चाहे वो रिटायरिंग डायरेक्टर है या अदरवाइज, वो ये फॉर्म 28 फिल करेगा और कंसेंट जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग सबमिट करवा देगा। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितनी भी कंसेंट है जो कि सेक्रेटरी को रिसीव होंगी रजिस्टर ऑफिस में, वो फिर दोबारा एक नोटिस बनाएगा, दोबारा एक नोटिस बनाएगा जिसमें वो लिखेगा कि इतला दी जाती है कि ये लोग हैं जिन्होंने कंसेंट दी है, आपने इनके लिए आना है और इनकी जो है इनको सिलेक्ट करना है। जैसे लेट सपोज उसने पहले नोटिस भेजा था कि गैर मामूली अजलास यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होने वाली है, उसमें डायरेक्टर का इलेक्शन करना है। इन 7 बंदों ने फिर क्या किया, अपनी कंसेंट भेज दी। नोटिस दोबारा बनेगा मीटिंग से 7 दिन पहले, फिर जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो दोबारा एक नोटिस बनाएगा और बताएगा कि ये 7 बंदे हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दी है कि हम जी इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, आपने अब आना है इन 7 बंदों को सिलेक्ट करने के लिए। पहला नोटिस था उसमें कोई नहीं पता था सेक्रेटरी को कि किस बंदे को आपने सिलेक्ट करना है, किस बंदे को आपने डायरेक्टर बनाने के लिए आना है। पहला नोटिस एक जनरल बना था कि भाई हमने एक मीटिंग करनी है जिसमें ये 9 बंदे रिटायर होने जा रहे हैं और हमारा इरादा है कि नेक्स्ट भी 9 बंदे ही हों। ठीक है, तो हम हक देते हैं हर एक को कि वो
जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है अपनी कंसेंट भेजे और रिटायरिंग डायरेक्टर दोबारा अपनी कंसेंट भेजे। फिर ये सारी कंसेंट जितनी भी 9 रिसीव हो जाएं, 10 रिसीव हो जाएं, 15 रिसीव हो जाएं, 5 रिसीव हो जाएं, जितने मेंबर्स की कंसेंट रिसीव होगी ना, कंपनी का सेक्रेटरी दोबारा एक नोटिस बनाएगा। वो फिर लिखेगा सबको कि एक इजलास होने जा रहा है, वो ही वर्डिंग में सब कुछ, लेकिन उस इजलास में ना ये जो इस इन दैट के सात डायरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, तो 7 मेंबर हैं, जितने भी पर्सन की कंसेंट आएगी वो सबका नाम लिखेगा कि भाई जी हमने इन लोगों को सिलेक्ट करना है, हमने इन लोगों को इलेक्ट करना है, इनका इलेक्शन होना है। लेट्स सपोज शायद मैंने वो नोटिस यहाँ पे पेस्ट किया है, ठहरो, हाँ ये इलाइट बैंक का नोटिस है। इन्होंने पहले नोटिस भेज दिया था सेक्शन नंबर 159 के थ्रू, फिर दोबारा पर्सन की कंसेंट जो है वो इनके पास फाइल हो चुकी, ठीक है, लोगों ने उस नोटिस का जवाब दे दिया। फिर ये कंपनी सेक्रेटरी लिखने लगा है कि भाई ये वो लोग हैं जिनके इलेक्शन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का हिस्सा कि आपने कैसे एक जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है उसको कंडक्ट करना है। तो ये वाला नोटिस जो है ना, जिसमें सेक्रेटरी बताएगा कि ये वाले वो लोग हैं जो पॉइंट आउट हो गए हैं और चाहते हैं कि हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे, वो नोटिस बनाएगा। ये वाला नोटिस डिस्पैच होगा 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, और ये नोटिस था ये डिस्पैच होगा 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। ये वाला ये 21 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, 21 days में सेक्रेटरी जो है नोटिस सबको पहुंचा देगा। फिर कंसेंट जो है सब लोग फॉर्म 28 फिल करेंगे और कंसेंट अपनी देंगे। जो जो कंटेस्ट करना चाह रहा है इलेक्शन में, वो विद इन 40 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करवा देते हैं कंसेंट फॉर्म। फिर विद इन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग सेक्रेटरी दोबारा एक नोटिस बनाता है और बताता है कि इतने लोगों के कंसेंट फॉर्म रिसीव हुए हैं और इनका इलेक्शन होने जा रहा है, आपने आना है इस डेट को इलेक्शन पे, ठीक है। ये सारा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का हिस्सा था बिफोर द इलेक्शन, कि हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है तो कैसे करवाना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चन टाइप करो, मैं आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद अगर ये लिस्टेड कंपनी का इलेक्शन है तो ये वाला नोटिस आपने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाना है। और जो हमें रिक्वायरमेंट पता है यार, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी एक जनरल मीटिंग होगी ना लिस्टेड कंपनी की, वो तो लाजमी न्यूज़पेपर में अपना ऐड देगी कि हमारी एक जनरल मीटिंग होने जा रही है, और 2 न्यूज़पेपर में देगी, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में, हैविंग वाइड सर्कुलेशन थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो ये सारी कहानी थी बच्चों बिफोर द डेट ऑफ बिफोर इलेक्शन, ठीक है। और ये सारी कहानी फैली हुई है सेक्शन नंबर 159 में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। अब सेक्शन नंबर 159 में बताया गया है कि इलेक्शन कैसे होगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, फर्स्ट वन, if the number of person who offer themselves to be elected is equal to the number of director fixed, then all such person shall stand so elected in the general meeting। इसका मतलब बच्चों पता क्या, उसने कहा कि अगर हमने नोटिस में लिख के भेजा था कि डायरेक्टर ने नंबर फिक्स किया है कि आने वाली मीटिंग में हमने 9 डायरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, जिसको चाहिए ना कि वो डायरेक्टर बने वो अपना कंसेंट फॉर्म जमा करवा दे। तो कहता 9 डायरेक्टर के लिए हमने ये नोटिस भेजा था ना, 9 डायरेक्टर के लिए, तो कंसेंट फॉर्म भी 9 लोगों का आया। तो कहता है इन दैट केस ये 9 के 9% जब एजीएम होगी ना तो सोचा जाएगा ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि 9 डायरेक्टर हमने रखने थे, सारे मेंबर्स को पता था
सारे मेंबर्स में से सिर्फ 9 लोगों ने ही कंसेंट फॉर्म जमा करवाया है। कहता 9 डायरेक्टर रखने थे ना, तो 9 के 9 तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। तो इन दैट केस कोई इलेक्शन नहीं होगा, वो शैल बी स्टैंड सो इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग। उनको ऐसे ही फर्ज कर लिया जाएगा कि इनका इलेक्शन हो चुका और ये इलेक्ट हो गए। बच्चों यहाँ पे एक टाइप याद करो, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, और वहां पे मुझे ये टर्म जो है ना आपको याद होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्टर्स को बोला जाता है अनअपोज्ड डायरेक्टर्स। ऐसे डायरेक्टर्स जिनको कोई जो है अपोजिशन फेस नहीं करनी पड़ी, इन्होंने अपनी जो कंसेंट थी वो जमा करवाई, मीटिंग हुई और ये इलेक्ट हो गए। इसको बोलते हैं अनअपोज्ड डायरेक्टर्स। ये एक टाइप ऑफ डायरेक्टर याद रख लेना इलेक्शन में, क्योंकि जब रिमूवल का मैंने पढ़ाना है ना, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो वहां पे मैंने आपको ये टर्म याद करवानी है कि देखो ये कौन सी टाइप का डायरेक्टर था, ये इलेक्ट कैसे हुआ था। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टर जिनको हमने इलेक्ट करना था इलेक्शन के थ्रू, 9 डायरेक्टर रखने थे और 9 की ही कंसेंट आ गई और उन सारे डायरेक्टर्स को हमने वैसे ही इलेक्ट कर लिया। तो इन दैट केस इसको कहते हैं अनअपोज्ड डायरेक्टर्स। उसके बाद अगर आपने 9 नंबर फिक्स किए और जो लोगों की कंसेंट है वो ज्यादा आ गई, तो क्या करेंगे? If the number of person who offer themselves to be elected is more than the number of director fixed, shall be elected by the member of the meeting in general meeting in the following manner namely। कहता है अगर एक नोटिस भेजा गया ना सेक्रेटरी की तरफ से 21 दिन पहले, और उस 21 दिन से पहले 14 दिन पहले मेंबर्स की तादाद, वो सारे मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं और उनकी तादाद 9 से ज्यादा हो गई है, तुमने 9 नंबर रखने थे, जो मेंबर हैं वो 20-22 आ गए, तो कहता है फिर एक इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन का तरीकाकार ये है। बच्चों याद रखो, है तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं ना, वो रिजॉल्व होते हैं बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन डायरेक्टर का एक स्पेशल टॉपिक है, ये है तो ऑर्डिनरी बिजनेस, लेकिन इसका फैसला इसी वे से होगा, इसका फैसला, इसकी रेजोल्यूशन इसी वे से होगी, जो कि सेक्शन नंबर 159 ने बताया है हमें। सेक्शन नंबर 159 अब बताने जा रहा है आप लोगों को कि इन लोगों का इलेक्शन तुम कैसे कंडक्ट करवाओगे। उसने बताया पहले मेंबर्स जो है ना मौजूद, जो मीटिंग में मौजूद हैं, मेंबर्स सब मेंबर्स की बात हो रही है। ये नहीं कि हमने जो डायरेक्टर्स जिन्होंने अपना कंसेंट फॉर्म दे दिया उनकी वोटिंग पार खत्म हो गई। जो डायरेक्टर इलेक्शन में जा रहा है वो भी तो मेंबर है ना कंपनी का, उसके पास भी इख्तियार है कि उसके पास जितने वोट हैं वो अपने आप को डाल ले या किसी और को दे दे। कहता है वोटिंग का तरीकेकार पहले तुम समझ लो, फिर तुम्हें इलेक्शन का तरीकेकार भी मैं बता देता हूँ। नंबर 1, a member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares or securities held by him and the number of director to be elected। कहता है एक बंदे के पास पता कितने वोट हैं, ये देखो इतने वोट हैं। कहता है a member, a person shall have such number of votes, एक पर्सन के पास कितने वोट्स होंगे। कहता है सच नंबर ऑफ वोट्स, लेट्स सपोज इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 11,000। ठीक है, इस पर्सन के पास, मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं कंपनी के कितने? 11,000। और डायरेक्टर हमने कितने सिलेक्ट करने थे? हमने डायरेक्टर सिलेक्ट करने थे 9। तो इसकी वोटिंग पावर कितनी बन जाएगी इस इलेक्शन के लिए? इसके पास, मिस्टर ए के पास वोट्स होंगे 99,000। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, अब इसको दोबारा पढ़ लो। A member shall have such number of votes, एक मेंबर के पास उतने वोट्स होंगे, कितने वोट्स होंगे? as is equal to the, जो के बराबर होंगे किसके? to the product of the,
number of voting share held by him and the number of director to be elected. नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड नोटिस में लिखा जा चुका होता है कि हमने आने वाली मीटिंग में 9 डायरेक्टर सिलेक्ट करने हैं। तो कहता है जी तरीकेकार क्या है, सबसे पहले ये जो बंदे बैठे हुए हैं ना, इनकी वोटिंग पावर हमने गिन लेनी है। और वोटिंग पावर बनाने का तरीकेकार ये है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो 1 पर्सन की वोटिंग पावर आ जाएगी। अब मिस्टर ए के पास इख्तियार है कि सारे के सारे वोट एक डायरेक्टर को दे दे, डायरेक्टर नहीं कहना चाहिए, कंटेस्टेंट कहना चाहिए कि एक कैंडिडेट को दे दे। यार मेरी जुबान पे लफ्ज ही नहीं आ रहा। कंटेस्टेंट को दे दे, एक को दे दे, या वो सारे के सारे वोट्स इनमें तकसीम कर दे। ठीक है, तो ये सारी पावर किसके पास है? मिस्टर ए के पास है कि वो सारे के सारे वोट्स एक बंदे को दे दे या अपनी मर्जी से तकसीम कर ले। अब ये पूछना सर मिस्टर ए अपनी मर्जी से कैसे तकसीम करेगा? यार उसकी मर्जी है कि उसके पास 99,000 के वोट पड़े हैं, वो एक वोट किसी और को दे दे और बाकी के सारे किसी और को दे दे। अब लॉ ने इसको इख्तियार दे दिया कि यार ये सारी की सारी पार्ट तुम्हारे पास है मिस्टर ए, हमने तुम्हें बताना था तुम्हारे पास वोट कितने हैं। अब सारे के सारे वोट किसी एक बंदे को दे सकता है जिसको इसने जितवाना है इसकी पसंद का, या ये तकसीम कर सकता है। यही गाइडलाइन यहाँ पे मिलेगी। अ मेंबर में गिव ऑल हिज वोट, a member may give all his vote to a single candidate or divide them between more than one candidate in such manner as he may choose। ठीक है, लॉ ने आपको पावर दे दी कि हमने सिर्फ आपको बताना था कि आपकी वोटिंग पावर कितनी है, पता चल गई। अब तुम्हारी मर्जी है, सारे के सारे वोट एक कैंडिडेट को दो या अपनी मर्जी से तकसीम कर दो। फिर उसके बाद the candidate who gets the highest number of votes shall be declared as elected। कहता है फिर जब इलेक्शन हो जाएगा ना तो आप नंबर ऑफ वोट्स गिनना शुरू करोगे। फिर वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े होंगे वो उसका नेम अनाउंस कर देंगे कि वो डायरेक्टर बन चुका। एंड देन द कैंडिडेट हु गेट्स द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स shall be so declared and so on until the total number of directors to be elected is so elected। तो बच्चों ये सेक्शन नंबर 159 मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 159 में ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है उसमें डायरेक्टर्स को कैसे इलेक्ट करना है। ऐसे डायरेक्टर्स जितने नंबर रखने थे उतने नंबर की हमारे पास नॉमिनेशन आ गई तो वो सारे के सारे इलेक्टेड। हाँ, अगर नॉमिनेशन ज्यादा पर्सन्स की आ गई तो हम इलेक्शन करवाएंगे। एक पर्सन के पास कितने वोट होते हैं, जितने उसके पास शेयर हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जितने पास हैं उसके मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड। फिर उसके बाद वोटिंग, और वोटिंग में जिसको ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स पड़ेंगे वो पहले इलेक्ट हो जाएगा, और सो ऑन। ये क्राइटेरिया चलता जाएगा जब तक के टोटल नंबर जितने आपने रखने थे वो पूरे ना हो जाए। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हैविंग नो शेयर कैपिटल, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नॉट शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जिसमें जो गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, लोग इनको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कंसेंट दे के, गारंटी दे के। तो कंपनी एक्ट से पूछा गया यार इनका इलेक्शन तो गाइड कर दें, कैसे करेंगे ये इलेक्शन? तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल shall be elected by the member of the company in the general meeting in a manner as provided in the article of association। कहता है जी मैंने आपको बताना था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का इलेक्शन कैसे करवाना है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब ऐसी कंपनीज जिनके मेंबर्स होते हैं, जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता, उनको इख्तियार दे दिया गया कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तरीकेकार खुद ही बना लो।
कि तुम लोगों ने अपने डायरेक्टर कैसे सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट सेक्शन नंबर 167 कि जब भी डायरेक्टर को आपने अपॉइंट करना है तो इंश्योर कर लेना कि उसका फॉर्म 28 आपके पास मौजूद हो, उसके ऊपर अपनी वो कंसेंट दे कि जी मैं वाकई ही इस कंपनी के लिए डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ हूं, तो मैं इसका अपॉइंट भी होना चाहता हूं। ठीक है, और ये जो कंसेंट है, ये जो फॉर्म 28 है, हमने मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार को सबमिट करवा देना होता है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ तक था सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का और कंपनी एक्ट का, कि हमने इलेक्शन कैसे करवाना है और उसको करवाने के लिए प्रॉपरली कन्वीन्ड मीटिंग कैसे रखनी है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। जी, क्वेश्चन विंडो मेरे सामने ओपन है, हैंड रेज ओपन है, अगर आप बात कर सके तो। नजम यार मैसेज टाइप कर दो यार आप। अच्छा जी, नजम का हो गया। क्वेश्चन पूछें बच्चों। डिफरेंस मैंने बता दिया था सर। इफ ऑल शेयर होल्डर वांट टू बी डायरेक्टर व्हाट विल बी द वोटिंग क्राइटेरिया। जी साहब मैंने बता दिया, सारे के सारे शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं तो मर्जी है इनकी, सारे के सारे शेयर होल्डर मैदान में आ जाएं। ठीक है, तो डायरेक्टर सबसे पहले कौन अनाउंस होगा जिसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। और ये कहानी चलती जाएगी जब तक आपने अपने 9 डायरेक्टर रखने थे वो फुलफिल ना हो जाएं। ठीक है सर, सेक्शन 159 अगर 9 डायरेक्टर अपॉइंट करना है और 7 कंसेंट फॉर्म सेंड कर दे तो प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, अगर 9 डायरेक्टर को आपने इलेक्ट करना था ना, 9 का डिसाइड करना था और 7 आगे हैं, तो कंपनी जनरल मीटिंग में इनका फैसला करेगी। कंपनी जो है ना, जनरल मीटिंग में इनका फैसला करेगी। कंपनी रिक्वायर करेगी कि क्या आने वाले वक्त के लिए हमें डायरेक्टर की तादाद कम करनी है कि ज्यादा करनी है। ठीक है, वो फिर फैसला जनरल मीटिंग पे है। डायरेक्टर को पास थी कि उन्होंने नंबर फिक्स कर दिया, फिर जनरल मीटिंग जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट है वो बैठेगी। वो ये सोचेगी कि अच्छा 9 रखने थे, 7 का कंसेंट आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 7 की ही जरूरत है। ठीक है, तो इन दैट केस वो या तो इस नंबर को 7 पे ले आएंगे या मीटिंग में से किसी को रजामंद कर लेंगे कि आप डायरेक्टरशिप में चले जाएं। ठीक है, यस सर क्लियर है। अच्छा, वोटिंग फार्मूला एक्सप्लेन कर दे हारिस। अगर आपके पास 10,000 वोट्स हैं, आप लेट्स सपोज 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर की बात हो रही है, उसकी वैल्यू की बात नहीं हो रही। आपके पास गिनती के 10,000 शेयर्स हैं और आने वाले इलेक्शन में हमने लेट्स सपोज 7 डायरेक्टर्स जो हैं उनको इलेक्ट करना है, तो लॉ कहता है अपने वोट्स को जरब दे दो, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं तो उतने तुम्हारे पास फिर वोट्स आ जाएंगे। फिर वो हारिस तुम्हारी मर्जी होगी कि सारे के सारे वोट्स उठा के 70,000 एक डायरेक्टर को दे दो जो तुम्हें पसंद है, या बाकी डायरेक्टर्स में तकसीम कर दो जैसे तुमने तकसीम करने हैं, वो तुम पे डिपेंड करता है। सर कंसेंट फॉर्म कौन जमा करवा सकता है। हर मेंबर जो है जिसके पास एक वोट भी है ना, वो उसके पास भी ये राइट है कि वो नॉमिनेशन में अपना नाम दे दे। लाजमी नहीं कि आपके पास 10,000 वोट्स हैं। कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि खबरदार जिनके पास एक एक वोट है वो कंसेंट फॉर्म ना भेजें। लॉ ने सबको इख्तियार दिया है कि आपका कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है तो आप इस इलेक्शन में हिस्सा ले लें। लाजमी है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हों। हाँ, एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर है, आप उस इलेक्शन में अपना कंसेंट फॉर्म भेज सकते हैं। इफ नो शेयर होल्डर वांट टू बी डायरेक्टर हो रिक्वायर्ड नंबर। अच्छा यार, अब ऐसे क्वेश्चन तो पूछने का मकसद बनता ही नहीं। देखो, मैंने पहले भी समझाया था कि यार जब हम तो स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हमें
जो है अभी हमने अपने पेपर पे 10,000 लगाया, तो हमारा कितना इंटरेस्ट लगा हुआ है कि हम ऑनलाइन क्लास लेने पे भी मजबूर हैं, फिर बाद में इस पेपर को पास करने पे भी मजबूर हैं। अब मैं आपसे पूछूं यार, तुमने पैसे लगाए, तुम क्लास भी ना लो, तुम पेपर भी ना दो, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मुझे फेस करना पड़ रहा है कि यार शेयर होल्डर को इलेक्शन का डायरेक्टर का नोटिस गया और किसी शेयर होल्डर ने नॉमिनेशन नहीं दी। यार लोगों के करोड़ों रुपए लगे होते हैं, उनको कंसर्न होता है, उनको इंटरेस्ट होता है कि यार हमारे पैसे कैसे मैनेज हो रहे हैं, कौन जो है डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। मैं मेरे अगर करोड़ों रुपए हैं तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं, डिसीजन मेकिंग करनी है ना, तो मुझसे अच्छा कौन डिसीजन ले सकता है मेरे पैसे के बारे में। सर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का बता दें। देखिए जब एक पर्सन को दिवालिया किया जाता है ना, एक पर्सन को इंसॉल्वेंट किया जाता है, उसको इंसॉल्वेंट पहले क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं और उसके पास पैसे कम होते हैं। तो कोर्ट में ना जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं इस पर्सन से हमें पैसे लेके दो, फिर कोर्ट उस पर्सन से पैसे लेता है, फिर वो पर्सन कोर्ट को बताता है कि मेरे इतने असासाजात नहीं है कि मैं इन सारे जो लीगल पर्सन है इनको पैसे दे दूं, ये सारे बैंक्स को मैं पैसा दे दूं। तो कोर्ट कहता है चलो ठीक है, फैसला खत्म करते हैं, आप 3 साल तक बिजनेस नहीं करेंगे, आप 3 साल तक किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, ये जो आपके पीछे बैंक्स और क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं ना, मैं इनका फैसला कर देता हूँ, आपके जितने भी असासाजात हैं उनको बेच के इनमें पैसा तकसीम कर दिया जाता है। तो आप 3 साल के लिए खबरदार, अगर तुमने बिजनेस फील्ड में कदम रखा, तो इसको कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। कि इंसॉल्वेंट तो हो गया लेकिन इसके ऊपर एक पाबंदी भी लग गई है कि अब ये लोगों से ना तो पैसा लेगा और ना किसी बिजनेस अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा। सर कंपनी की डिसीजन मेकिंग तो सब डायरेक्टर की कंसेंट से होती है, तो शेयर होल्डर, अभी मैंने तुम्हें डायरेक्टर की कंसेंट और उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ाई, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, फिर डायरेक्टर की मीटिंग भी पढ़नी है ना। ऐसा भी होता है कि 2 डायरेक्टर राजी हैं, 3 डायरेक्टर नहीं राजी, ठीक है, तो वो उनका क्राइटेरिया होता है, उनकी मीटिंग हमने अभी पढ़नी है। अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्टर को सिलेक्ट किया ना। सर कंपनी की डिसीजन जो होती है तो शेयर होल्डर किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर को कैसे जज करेंगे। मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन उस्मान, कि इंडिविजुअल डायरेक्टर को कैसे जज करेंगे। अहमद खान एओए सर काइंडली नॉन मेंबर वाली, अच्छा लाजमी रिक्वायर्ड है कि इलेक्शन जो होगा ना, इलेक्शन वो सिर्फ उसका होगा जो कि मेंबर ऑफ द कंपनी होगा, ठीक है। इलेक्शन के लिए क्राइटेरिया जो देखना होता है ना, हमने 153 का देखना होता है। सेक्शन नंबर 153 में बताया जाता है कि ये पर्सन जो है ना डायरेक्टर बन सकते हैं, ओ सॉरी नहीं बन सकते। तो उस 153 में ना लिखा हुआ है नॉन मेंबर कभी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा। इन दैट केस के नॉन मेंबर है ना कोई, वो इलेक्शन में नहीं आ सकेगा। इलेक्शन के अलावा नॉन मेंबर कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। वेज हैं कैसे बन सकता है, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, किधर गया नॉन मेंबर, ये है यहाँ पे 5वां नंबर एक और ऐड कर लेना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, अगर वो किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करवा रहा है, उसका खुद कंपनी में कोई शेयर नहीं लगा हुआ, किसी और कंपनी का शेयर लगा हुआ था, उस किसी और कंपनी का पैसा लगा हुआ था, उसने किसी और पर्सन को नॉमिनेट करवा के डायरेक्टर बनाया, तो इन दैट केस भी वो पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं है, हाँ लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हुआ है। तो ये सारी वो कंडीशन थी कि नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद ये क्या वोटिंग सिस्टम ऐसे ही है जैसे आम इलेक्शन में होता है कि आपको स्टैंप लगानी और बॉक्स में, देखो आसिफ जनरल मीटिंग का चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वहां पे तुम्हें बताया था वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस शैल बी इन बाय शो ऑफ हैंड्स,
ठीक है, वो सारे तरीकाकार मैंने वो उस मीटिंग में पढ़ा दिए थे कि पोल करवाना है, सेक्रेट बैलेट के थ्रू करवाना है, पोस्टल बैलेट के थ्रू करवाना है या पोलिंग करवानी है। वो कंपनी की अपनी जो है इख्तियार में है, वो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तरीकाकार लिख देती है। ठीक है, लॉ ने समझा दिया कि तुमने ऐसे वोट, इतनी तुम्हारी वोटिंग पावर है। हाँ, उसका तरीकेकार जो है वो चेयरमैन और ये वो डिसाइड कर लेते हैं। और वो तरीकेकार कौन से होते हैं यार, हमने डिटेल में पढ़ा मीटिंग्स, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन का फैसला कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है। तो वोटिंग का तरीकेकार वही रहेगा भाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको समझाया गया कि आप लोगों की वोटिंग पावर कितनी है और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस समझाई गई कि इस मीटिंग को जब बुलाना है तो कौन सा नोटिस जाना है। फॉर्म 28 का बता दे। फॉर्म 28 एक एससीसीपी का फॉर्म है, स्पेसिफाइड फॉर्म है जो फिल करना होता है और सबमिट करवाना होता है कंपनी के साथ। ये फॉर्म 28 मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। फॉर्म 28 के ऊपर हम अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ जी मैं आने लगा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। एक्सप्लेन नेचुरल पर्सन। अच्छा, नेचुरल पर्सन ऐसा पर्सन है जिसके पास कह लो कि कोई नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। लेट्स सपोज ऐसा पर्सन जिसके पास CNIC नंबर है, उसको आप नेचुरल पर्सन विद द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान कह सकते हो। इस कंट्री का नेशनल कार्ड है या किसी और कंट्री का नेशनल कार्ड है, वो भी एक नेचुरल पर्सन है। अब क्लियर हो गया। CNIC के अलावा अब बाज कंपनीज होती हैं, उनके पास भी तो कोई ना कोई नंबर होता है ना, इनकॉर्पोरेशन नंबर है। तो भाई मैंने कहा जिस पर्सन के पास उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ना, वो नेचुरल पर्सन है। अब ये बिल्कुल क्राइटेरिया साफ हो गया कि हमने नेचुरल पर्सन किसको बोलना है और आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलना है। अगर आपके पास CNIC है तो आप लॉ की नज़र में नेचुरल पर्सन का स्टेटस रखते हैं। आई एम न्यू वन, इट्स माई फर्स्ट क्लास, सॉरी। अच्छा, फिर आसिफ आपके लिए रिक्वायर है कि यार आप पिछले लेक्चर जो है ना उनको काइंडली लाजमी सुने। मैंने एक सीक्वेंस बनाया है और उसी सीक्वेंस पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। शेयर होल्डर अपना वोट देने के लिए किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर को कैसे जज करेंगे कि जो इलेक्शन में खड़ा होगा, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए तो सब डायरेक्टर देखो जो इलेक्शन में आ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना उस्मान, कि जब एक मीटिंग होती है तो उसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं। जब पहली AGM होती है, सबके नाम, सबकी क्वालिफिकेशन, सबका एड्रेस कि कौन कहाँ से आया है, वो डायरेक्टर्स जो होते हैं, लिस्ट जो होते हैं वो सबके सामने रखते हैं और वो लिस्ट जो होती है पड़ी होती है। अब एक ऐसी कंपनी जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है यार, इवन के आपकी क्लास की एग्जांपल देता हूँ, आपकी क्लास में सब लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ रखा हुआ है, आप कैसे जज करोगे कि कौन कितना बेटर है और कैसे क्लास का एक जो है CR मुंतखब कर लोगे। ठीक है यार, यहाँ पे लोगों का तो पैसा लगा हुआ है और लगा करोड़ों में लगा हुआ है। ठीक है, तो उनको पता होता है कि मेरे साथ वाली सीट में जब AGM हुई थी तो एक NRI बंदा बैठा हुआ था और उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना अक्लमंद है, लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। ठीक है, और जो नोटिस जाता है ना उनमें उनकी डिटेल भी चली जाती है कि ये लोग हैं जो कि आपके डायरेक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इसीलिए तो 3 नोटिस बने ना। नेचुरल पर्सन ये मैंने बता दिया यार। ओके सर, ठीक है, आसिफ का हो गया। इज देयर एनी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल सेटिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर? हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों नहीं। तुम किसी को जानते हो, वो तुम्हें कह जाए कि यार सारे तुम्हारे वोट मेरे पास ही आने चाहिए, तो आपकी मर्जी है, आप अपने वोट उसको सारे दे दो। ठीक है, इलेक्शन में आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना पैसा है, जिसको मर्जी वोट देने ला ने तुम्हें इख्तियार दिया है। हाँ, अगर तुम्हारा भाई इलेक्शन में खड़ा हो गया, तुम अपने वोट्स भी उसको दोगे, फिर मीटिंग में जो जितने भी जानने वाले होंगे तुम उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे होगे कि मेरे वोट भी मेरे भाई को देना, तुम्हारे पैसे को अच्छी तरह यूज करेगा। क्लास का इमरी। अच्छा जीशान, या जिसकी भी ये फर्स्ट क्लास है ना यार, वो मैंने एक नंबर पहले भी शेयर करता होता हूँ, उस नंबर पे ना मुझे व्हाट्सएप कर देना
आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपको जितने भी हमारा ग्रुप का प्रोसीजर है उसमें ऐड कर लेंगे। तो ये नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दो। अच्छा, नेक्स्ट है रिटायरिंग डायरेक्टर अपनी कंसेंट कैसे सेंड करेगा? घर जाके ना उसके घर पे नोटिस आया होगा, तो उस नोटिस में नजम फॉर्म अटैच होगा, तो नोटिस को पढ़ेगा और रिटायरिंग डायरेक्टर का दोबारा दिल किया ना कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो आम मेंबर की तरह वो नोटिस भेज देगा रजिस्टर ऑफिस में, जैसे कि दूसरे मेंबर्स जो होते हैं वो भेज रहे होते हैं। और डायरेक्टर नॉट एज अ मेंबर समझा दें, क्योंकि मेंबर्स तो ही, मैंने कहा जो इलेक्शन में आएगा ना लाजमी है कि वो मेंबर ही हो, क्योंकि सेक्शन नंबर 153 का जो क्राइटेरिया है ना वो इन जनरल है कि जब तुमने इलेक्शन करवाना है ना तो सेक्शन नंबर 153 खोल के देखो कि किन किन बंदों से नॉमिनेशन नहीं लेनी, ठीक है। सेक्रेटरी को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई कि सेक्शन नंबर 153 गौर से पढ़ लो सारा, कि ये बंदे तुम्हारी मीटिंग में ना आए जब भी इलेक्शन होना है। हाँ, इनके अलावा जो डायरेक्टर का इलेक्शन होगा ना, इनके अलावा जो डायरेक्टर में जा सकते हैं लोग, वो ये बताए हैं कि नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड एट एज डायरेक्टर। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा नजम कि नॉन मेंबर कैन बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर। इलेक्टेड का लिखा होता ना तो इसका मतलब होता कि इनका भी इलेक्शन होना है। अपॉइंटेड कि इनको हम अपॉइंट कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टर होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं, लेकिन दूसरे वाले जिनका हम पढ़ रहे हैं ये ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, और इलेक्शन के लिए लाजमी है कि आप मेंबर ऑफ द कंपनी हो। मेंबर मीन शेयर होल्डर, मैंने ना पहली क्लास में पढ़ाया, और आसिफ आप पुराने लेक्चर लें यार कि मेंबर क्या है, शेयर होल्डर क्या है। सर कोई लिमिट है कि, या आप ना ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछो, वहां पे कोई आपको वॉइस नोट के जरिए समझा दे कि मेंबर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है। सर कोई लिमिट है कि एक डायरेक्टर कितनी, कोई लिमिट नहीं है, एक डायरेक्टर कितनी दफा बन सकता है, कोई लिमिट नहीं। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट फर्जी अटेम्प्ट, ग्रुप में पूछो ये ऐसा क्वेश्चन। और डायरेक्टर नॉट अ मेंबर समझा दें, क्योंकि ये नजम का क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया इसको, ठीक है। और नजम का भी क्लियर हो गया, फॉर्म 28 ग्रुप में आ जाएगा। नॉन मेंबर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, वजाहत ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यार कि इलेक्शन में सिर्फ वो आएगा जो मेंबर होगा। हाँ, मेंबर के अलावा बाज दफ़ा कुछ लोग डायरेक्टर की सीटों पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये लोग अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। सर इफ ऑल शेयर होल्डर वांट टू, ये भी हो गया था। सेक्शन 175 दोबारा रिपीट कर दें राहत। सेक्शन 15 पेनल्टी फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर। इस सेक्शन में कहा कि इफ अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर सेक्शन नंबर 153 लगता है लेकिन आप फिर भी उसको डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हो, आर हु has otherwise vacated the office of director or chief executive, या कहता है कि उसने अपना ऑफिस छोड़ दिया है डायरेक्टर का या चीफ एग्जीक्यूटिव का। दो बातें हो गई कि पहले वो बंदा कि जो कि अहलियत ही नहीं थी जिसकी डायरेक्टर बनने की, फिर भी वो डायरेक्टर अपनी अहलियत को छुपा के बन गया, या उसने ऑफिस जो था खाली किया डायरेक्टर का या चीफ एग्जीक्यूटिव का, और उसने अपने आप को फिर डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब आर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ आर एक्ट्स एज अ डायरेक्टर आर चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने अपने आप को दोबारा डिस्क्राइब किया या रिप्रेजेंट किया, मैं अभी भी डायरेक्टर हूं और चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। आर अलोज आर काज हिमसेल्फ टू बी डिस्क्राइब्ड एज सच, या उसने किसी और के थ्रू अपने आप को इसी रैंक का डिस्क्राइब करवाया, तो इस पर्सन के ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
सर कोई पर्सन एक से ज्यादा पर्सन को वोट दे सकता है, आपकी मर्जी है। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें हमने वोट दे दिए, या तो तुम चुप करके बैठ जाओ, नाराज होकर बैठ जाओ, मैंने किसी को वोट नहीं डालना। होते हैं ऐसे मेंबर कि यार जो करना तुम करो, मैंने नहीं वोट वोट डालना, तो बैठ जाए। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास 70,000 वोट है ना, एक एक वोट दे दो सबको, बाकी के वोट अपने पास रख के बैठ जाओ, मैंने नहीं अब किसी को वोट देना। तुम्हारी मर्जी, लॉ ने कह दिया तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि तुम्हारी पार कितनी है इस मीटिंग में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था सुलेमान, कल इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। सर डायरेक्टर की 3 ईयर वाली बात, उस्मान डायरेक्टर जितने भी होते हैं ना, हर 3 साल के बाद लॉ की रिक्वायरमेंट है कि इनका दोबारा इलेक्शन करवाना है। सर फिक्स डायरेक्टर हर एजीएम में रिटायर होंगे क्या? फिक्स डायरेक्टर का यानी कि फुल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो अपॉइंटेड होते हैं, उनकी टर्म्स जितनी भी होती हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है कि आप जो होते हैं, हम आपको अपॉइंट करने लगे हैं किस पीरियड के लिए। सर कंसेंट फॉर्म कौन जमा करवा सकता है? ये भी हो गया। In case of public sector company, election procedure of director is same as we studied here. उन्होंने कहा इनके जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होंगी ना, जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता, उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जाके देख लो तरीकेकार जो उन्होंने बनाया हुआ है, उस तरीकेकार पे इलेक्शन करवाएं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के लिए बताया गया जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं ना, ये मोस्टली जो होती हैं। अच्छा सर, क्या इलेक्शन एवरी ईयर के एजीएम में होता है? अच्छा पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर है ना, तो उसका तरीकेकार इस तरह होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अगर वो गारंटी लिमिटेड है, और मोस्टली ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं गारंटी लिमिटेड होती हैं, तो उनका तरीकेकार उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, वो उसी को फॉलो करेंगी। अच्छा सर, 9 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, कंसेंट नो की रिसीव हुई है, तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा? तो इलेक्शन होगा ही नहीं यार। देखो ना, उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन सिर्फ तब करवाना है जब नंबर ज्यादा एक्सीड होंगे। पहली लाइन में ही उसने बात खत्म कर दी थी कि अगर तुमने 9 डायरेक्टर रखने हैं ना, और 9 की ही कंसेंट आ गई है, तो मीटिंग के इख्तिताम पे ये सारे ही सारे इलेक्ट हो जाएंगे, किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली पॉइंट में ही उसने कवर कर दिया था। इलेक्शन उस सूरत में करवाना है जिस सूरत में नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। डायरेक्टर का इलेक्शन एवरी एजीएम नहीं होता, हर 3 साल के बाद। हर 3 साल के बाद, जैसे आज इलेक्शन हुआ है तो आज से ऑनवर्ड, वो लिखा हुआ है ना नोटिस में, तारीख लिखी हुई है। नोटिस आपको आएगा ना, तो ये नोटिस ध्यान से पढ़ना यार, ये तुम्हारी प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ा काम आएगा। उसने लिखा हुआ है नोटिस में कि ये डायरेक्टर जो है ना अपना ऑफिस फिर संभाल लेंगे इलेक्शन के बाद, इस तारीख से ऑनवर्ड 3 सालों के लिए। अब वो 3 साल किसी एजीएम पे खत्म हो तो उसी एजीएम पे इलेक्शन करवा लो। हाँ, अगर एजीएम पे नहीं खत्म हो रहे, किसी और तारीख पे खत्म हो रहे हैं, तो ये देखो नोटिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फिर इसके लिए तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओगे। अच्छा जी, व्हाट्सएप अभी मैं कर दूंगा। डायरेक्टर अपनी जगह कोई न्यू डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाए तो फिर डायरेक्टर चेंज कैसे होगा? कोई न्यू फर्स्ट डायरेक्टर अपनी जगह कोई न्यू डायरेक्टर तो इंट्रोड्यूस करवाएगा नहीं, तो फिर देखो डायरेक्टर ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाना है यार? सबको एक पावर दे दी, एक नोटिस में चला गया कि आप लोगों ने नॉमिनेशन अपनी देनी है तो दे दो, आप लोगों ने डायरेक्टर बनना है तो बन जाओ। ठीक है, अब लोगों की मर्जी है, जिसने डायरेक्टरशिप में आना है अपनी नॉमिनेशन दे दे। इलेक्शन हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो पूरे नंबर करने हुए वो कर लेंगे।
डायरेक्टर का रिटायर होना क्यों ज़रूरी है? पब्लिक इंटरेस्ट डेवलप रहे, लोग कल को आके मीटिंग में ये ना कहें इनको कि आप कब से बैठे हुए हो, हमारे पैसे को क्या कर रहे हो, तो वो पोजीशन जो है फ्लक्चुएट होती रहे। इन दैट केस अगर आपको किसी डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप या तो उसको रिमूव कर दोगे या अगली बार उसको इलेक्शन में वोट नहीं दोगे। ठीक है, तो डायरेक्टर के ऊपर हमने पढ़ा है कि डायरेक्टर एक ऐसी पोजीशन है जिसके ऊपर फिडुशियरी ट्रस्ट होता है। ऐसा ट्रस्ट है जो ब्लाइंड ट्रस्ट है, जिस और ब्लाइंड ट्रस्ट आप उस पर कर रहे हो, अपना पैसा भी उसको दे रहे हो कि इस पैसे को प्रमोट करो उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी है, और अब आपको क्या पता कि वो पर्पस अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस हवाले से लॉ ने कहा कि इन डायरेक्टर की जो पोजीशन है फिर इनको फ्लक्चुएट भी करो, इनको हर 3 साल बाद चेंज करो। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर अपने डायरेक्टर को फिक्स रखना है तो लॉ ने आपको पावर दी है कि भाई आपका पैसा है, इन्हीं डायरेक्टर को के साथ आप लोग खुश हो तो फिर ठीक है, इनके साथ ही इनको ही वोटिंग पार्ट जो है इनको ही आप अपने वोट्स देते जाएं और इलेक्ट करते जाएं, लेकिन हर 3 साल बाद ये काम होगा। राहिब, मैंने आपको पहले भी बताया कि राहिब का क्वेश्चन है 7 डायरेक्टर फिक्स करने थे, 4 की कंसेंट आई है, जनरल मीटिंग फिर पहुंच जाती है ना अपने वक्त पे, तो जनरल मीटिंग के सामने ये सारा मैटर रख दिया जाता है कि हमने 7 की कंसेंट मांगी थी, 4 डायरेक्टर्स ने विलिंग जमा करवाई है अपनी। ठीक है, फिर इस सेक्शन ने इख्तियार भी दिया है कि नंबर ज्यादा करने या कम करने तो वो जनरल मीटिंग के पास है। फिर जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या फोर्थ से ही काम चलाया जाए कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाया जाए। ये देखो, डायरेक्टर्स सो फिक्स शैल नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग। फिर मीटिंग के पास सारा इख्तियार होता है कि नंबर को कम करना है या ज्यादा करना है। फिर सब लोगों का पैसा लगा है, मीटिंग में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि 4 से ही काम चलाना है कि ज्यादा नंबर करने हैं। अगर ज्यादा नंबर करने हैं तो मीटिंग में ही वो किसी की कंसेंट लेंगे, फॉर्म 28 फुल करवाएंगे और उसको अपने नंबर को फुलफिल कर लेंगे। एजीएम में नहीं होता, एजीएम में हो जाए वेल एंड गुड। अगर 3 साल एजीएम पे ही पूरे हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं तो ईओजीएम करवा लो, लाजमी तो नहीं कि तुम एजीएम के साथ ही बंध गए हो। ठीक है, ठीक है। तो होपफुली यार आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छी तरह। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद हम अपना जो नॉलेज है, अपनी जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है, इसको मज़ीद अगले लेवल पे लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।